चलो जी, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने आप लोगों को कल हम लोगों ने क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए हैं आईकैप के क्वेश्चन बैंक से, हमने उनको भी देख लिया था। अब आपने करना क्या है, ये मैंने पैक के क्वेश्चन से जो क्वेश्चंस मैंने E3 हम लोग कर लिया था, हम लोगों ने E3 कर लिया था, हमने E12 कर लिया था। नाउ यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जो E12 है, E11 है, फैसल मुराद एंड कंपनी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसके अंदर अगर आप नोट करेंगे, इसको सिर्फ रीड कर लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया हो जाए। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, फैसल मुराद एंड कंपनी हैज स्टार्टेड बिजनेस मेनी इयर्स अगो। फैसल मुराद एंड कंपनी हैज फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 1 जनवरी 2015। और इसमें वो बता रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट है इतना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी का इतना है। दिस इज ऑन व्हाट डे? दिस इज ऑन 1 जनवरी 2015, यानी कि साल के शुरू में, ठीक है। अब वो आपको ये भी बता रहा है, the following information is relevant. Plant and machinery at cost includes machine D costing rupees 1,295,400 which was purchased on 1st January 2007. अब इसने हमें ये बात बताई हुई है कि इसमें एक ऐसा कॉस्ट मशीन भी शामिल है जिसकी कॉस्ट है 1,295,400 which was purchased on 1st January 2007. अब इसका क्या मतलब है, मतलब इन्होंने हमें क्यों बताया ये, है ना। अब इन्होंने हमें बताया क्यों है, तो इसका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा, उसको हम देखेंगे आगे जाके। आगे आपको ये बोल रहा है 2 जनवरी 2015 को, यानी कि इस साल अगले दिन, फर्स्ट डे से अगले दिन 2 जनवरी 2015 को क्या हुआ था, 40% एडवांस पेमेंट ऑफ ₹1154,000 was made for the purchase of machine to vendor. It will be delivered in April 2016 and remaining amount will be paid at the delivery of the machine. अभी इसमें आपको बेसिकली ये गलती हुई भी नहीं है ना। ये तो अभी उन्होंने हमें बैलेंसेस किसके दे दिए हैं, 1 जनवरी 2015 के दे दिए, और आपको ये ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजैक्शन एक बता दी है, आपको टेस्ट करने के लिए कि क्या आप इस 1154000 को कैपिटलाइज करते हैं या नहीं करते। नहीं, हमने इस दिन परचेज किया है। आप किसकी बात कर रहे हो, पॉइंट 1 की बात कर रहे हो। 2007 में परचेज किया था, ये तो पता है ना। हम 2015 में पढ़े हैं, खड़े हुए हैं, हमें पता है कि हमने इसमें एक मशीनरी है जो कि 2007 में परचेज की थी। पास्ट का तो पता होता है ना। 2007 है, 2017 थोड़ी है, ठीक है। तो ये तो 2007 का है। मुझे पता है इंडिविजुअली कि मेरी कितनी मशीनरीज हैं, अकाउंटिंग में उनकी इकट्ठी कर रही हूँ, लेकिन वैसे तो रिकॉर्ड मेरे पास हर एक मशीनरी का अलग अलग मेंटेन हो रहा होगा ना। मुझे पता होगा कि मेरे पास अगर 4 मशीनरीज हैं तो उसमें से चारों की चारों मशीनरीज मैंने कौन कौन सी स्पेसिफिक डेट को खरीदी है, मैं उनके जाके रिकॉर्ड देखूंगी, डॉक्यूमेंट्स देखूंगी, राइट। तो ऐसी बात थोड़ी है कि अकाउंटिंग अगर आप इकट्ठी कर रहे हो तो आप एक्चुअली भी उन सबको मिला देते हो और आप भूल जाते हो कि क्या क्या किसका क्या सीन हुआ था। अलग बैकएंड पे सारे रिकॉर्ड तो मेंटेन हो रहा है। अकाउंटिंग उसकी हम सारी इकट्ठी कर रहे हैं, एक ही अकाउंट के अंदर हम सारी मशीनरीज की फिगर्स को डाल रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग में वी आर कंसर्न विद फिगर्स, राइट, नॉट क्वालिटेटिव डिटेल। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। पॉइंट नंबर 2 में आपका टेस्ट कर रहा है कि क्या आप इस साल में 1154000 को कैपिटलाइज करते हैं या नहीं करते। तो आपको ये बात पता है कि इस मशीनरी की डिलीवरी कब होगी, अप्रैल 2016 में। हमें कब तक, हमारा अकाउंटिंग ईयर कब का है, हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर 2015। तो हमारे अकाउंटिंग ईयर के बाद इस मशीनरी को डिलीवरी होनी है, यानी कि अवेलेबल फॉर यूज तो कंफर्म है कि अगले साल होगा। तो हमें इसको कैपिटलाइज भी अभी नहीं करना, ये अभी तक हमारे पास आया थोड़ी है। इस डेट पे तो हमने सिर्फ इसका एडवांस पे कर दिया है। क्लियर हो रही है ना बात। तो ये आपका टेस्ट कर रहा है कि आप किस तरह से इसको ट्रीट करते हो। फिर नीचे आता है मशीन एक्स वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015, यानी कि इसी साल की है। वो एक और ट्रांजैक्शन बता रहा है for ₹6150420. इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ मशीन एक्स इज ₹349,580. तो इसमें आपको क्या करना है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ एन एसेट में कैपिटलाइज होती है। तो आपने मशीनरी एक्स की जो कॉस्ट लेनी है वो सिर्फ 615 कौन सा एडवांस का 1154000 जी, एडवांस पेमेंट, बिल्कुल, करंट एसेट, एडवांस फॉर फिक्स्ड एसेट,
के नाम से, ठीक है। एक सेकेंड, इनफैक्ट ये आएगा नॉन करंट एसेट में, ठीक है। ये नॉन नहीं करंट एसेट नहीं आएगा, नहीं ठीक है। 31 दिसंबर 2015 पे ना करंट एसेट होगा, ठीक है, क्योंकि अगले अप्रैल 2016 में 4 महीने के बाद ही आपको मशीनरी मिल जानी है ना, तो 31 दिसंबर पे खड़े होकर हम कहेंगे 4 महीने के बाद ये हमें मशीनरी मिलेगी, अभी नहीं मिली हुई, रिसीवेबल है, तो आप उसको करंट एसेट बुक कर लोगे, ठीक है। अच्छा, नीचे पॉइंट नंबर 3 जो है वो 6150420 इज नॉट द ओनली कॉस्ट ऑफ मशीन एक्स। आपको कॉस्ट ऑफ मशीनरी एक्स के लिए क्या करना है, वो कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट में चले जाएंगे और आप ही कहेंगे कि हम कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट में हमने ये बात पढ़ी थी कि जो इनवॉइस प्राइस है किसी भी एसेट की, इंस्टॉलेशन कॉस्ट में को उसमें ऐड करना है हमें, राइट। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी एक्स इज एक्चुअली व्हाट 6150420 प्लस 349580। क्लियर है मोहसिन? जी मोहसिन क्लियर है, चले ठीक है। आगे पॉइंट नंबर 4, मशीन Y वाज परचेज ऑन 1 अगस्त 2015 फॉर 7450500। तो एक और आपकी एडिशन हो गई, राइट। तो आपने ड्यूरिंग द ईयर 2 मशीनरी खरीदी हैं सो फार, एक्स और वाई। फिर वो आपको बता रहा है ड्यूरिंग द ईयर इट वाज डिस्कवर्ड दैट द रिपेयर व्हिच कॉस्ट ₹955,200 was incurred on 1 November 2012 and had been capitalized incorrectly। ये उस तरह का सवाल है, उस तरह का पार्ट है जिस तरह का हमने कल किया था, है ना। इसमें क्या था कि पिछले सालों में एक रिपेयर एक्सपेंस हुआ था 2012 में, हम 2015 की बात कर रहे हैं अभी, राइट। तो 2012 में एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने ट्रीट कर दिया था एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, हो गई गड़बड़। अब आपको याद रखना है कितने सालों की डेप्रिसिएशन भी गलत चार्ज हो गई होगी, 2012, 13, 14, राइट। और 15 तो हमारा करंट ईयर है, 15 की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि करंट ईयर के फर्स्ट डेट से पहले कितने साल चार्जिंग हो गई। अब इसमें ख्याल रखना है 3 साल है या कितने साल है। 2012 पहले हमें देखना पड़ेगा कि प्रोपोर्शनेट पॉलिसी है, फुल ईयर पॉलिसी, राइट। तो इन एनी केस 2012 की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज हो गया होगा 13-14, राइट। 12, 13, 14, तो 2 साल और कुछ महीने प्रोपोर्शनेट के हिसाब से। अब नीचे आते हैं, ऑल प्लांट एंड मशीनरी आर डेप्रिसिएटेड यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड with 8 years of useful life and 10% residual value on cost, ठीक है। Depreciation is recognized from the month of purchase of plant and machinery। तो आपको ये क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि आपका जो प्रोपोर्शनेट पॉलिसी आपका बेसिकली फॉलो होना है, जी ठीक है। क्लियर होगी बात। अब इसके अंदर इसने हमें कोई रेट नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन उसने आपको पॉइंट नंबर 6 में देखें क्या कह दिया, उसने आपको ये बताया ऑल प्लांट एंड मशीनरी आर डेप्रिसिएटेड यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड विद 8 years of useful life and 10% रेजिडुअल वैल्यू ऑन कॉस्ट। अब इसके अंदर तो आपके पास 5-6 मशीनरीज है, ओपनिंग में भी मशीनरीज थी, फिर एक्स और वाई भी आपने परचेज की, तो क्या अब हर मशीनरी का आप अलग अलग रेट निकालेंगे? आप इस तरह से करेंगे कि उनकी कॉस्ट देखेंगे। आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, यू नो कि डेप्रिसिएशन रेट का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस अंडर रूट एन रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। तो अब आप क्या करेंगे, क्या आप हर आइटम के लिए इस तरह से करते रहेंगे? आप कैलकुलेट करेंगे कि उसकी कॉस्ट कितनी है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मशीनरी एक्स को अगर देखते हैं, अब हमारे पास देखें 3 कैटेगरीज हैं मशीनरीज की। एक तो मशीनरी वो है जो कि पिछले सालों में आपने खरीदी हुई थी, ओपनिंग में आ रही है। एक हो गई मशीनरी एक्स और एक हो गई मशीनरी वाई, है ना। तो अभी आपके पास 3 टाइप्स ऑफ मशीनरीज प्रेजेंट है। मशीनरी एक्स और वाई आपने इस साल खरीदी और आपके पास कुछ मशीनरीज ओपनिंग से भी आ रही हैं। तो अब क्या करेंगे, तो जिस तरह यहाँ पे मशीनरी एक्स की क्या फिगर है, मशीनरी एक्स की कॉस्ट कितनी है, चलो मशीनरी वाई की कर लेते हैं, उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। मशीनरी वाई की कॉस्ट है 7450500। अब क्या करेंगे, नो 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 नो, यू डोंट हैव टू टेक एनी मशीनरीज कॉस्ट। किसी मशीनरी की कॉस्ट को लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है कि अब आप हर मशीनरी के लिए उसकी कॉस्ट यहाँ लिखें, रेजिडुअल वैल्यू उसकी 10% होगी 74550 और उसको अंडर रूट करें 8 से 1 माइनस, नो, ये करने की जरूरत ही नहीं है। आपको इतनी बात मैं बता दूं कि जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं
क्या मतलब हुआ? क्लास ऑफ एसेट्स का क्या मतलब हुआ? टाइप ऑफ नॉन करंट एसेट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं आपको ये कहूं कि प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन रेट है 10%, तो वही 10% आपने मशीनरी एक्स पे भी लगाना है, मशीनरी वाई पे भी लगाना है और ओपनिंग मशीनरी पे भी लगाना है। बात समझ आ रही है? ये हो सकता है कि प्लांट एंड मशीनरी पे मेरा रेट हो 10% और मेरे पास जो व्हीकल्स हो उनके ऊपर मैं लगा रही हूँ 5%। ये बात अलग है। यानी कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ मशीनरी, सॉरी, डिफरेंट क्लासेस ऑफ नॉन करंट एसेट्स पे डिफरेंट रेट लग सकता है, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उन सब पे एक यूनिफॉर्म रेट लगेगा, उन सब पे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लगेगी। अगर एक मशीनरी पे आप प्रोपोर्शनेट लगाते हो तो बाकी सारी मशीनरी पे भी प्रोपोर्शनेट पॉलिसी लगनी चाहिए। क्लियर हो रही है बात? अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें इन्होंने एक ये बात बोल दी हुई है कि रेजिडुअल वैल्यू कितना होता है? 10% ऑफ कॉस्ट, राइट। और आपको इसमें बता दिया गया कि यूजफुल लाइफ है कितनी? 8 इयर्स। ये सबके लिए, ये सारी क्लासेस और सारी टाइप्स ऑफ मशीनरीज के लिए एक ही बात कर रहा है। ऑल प्लांट एंड मशीनरी आर डेप्रिशिएटेड यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड with 8 years of useful life and 10% residual value on cost। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। जनरल बात एक ये कही है। अब जरा यहाँ पे देखें, इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको इंशाल्लाह अभी जब हम इन्वेंट्री शुरू करेंगे ना तो मैं इसमें आपको आगे जाके समझाऊंगी कि जब आपको परसेंटेजेस में कोई चीज दी हुई होती है तो आप अपनी तरफ से एक छोटी सी एग्जांपल बना लिया करें, और एग्जाम्पल ऐसी बनाया करें। आप लोगों ने क्यूएम में पढ़ा होगा बेस वैल्यू, वो से याद है? परसेंटेजेस का चैप्टर किया था ना क्यूएम के अंदर, मैथ में कभी किया है, इंटर में, बीकॉम में, व्हाटसोएवर, राइट। तो उसमें हम परसेंटेजेस के अंदर एक टर्म इस्तेमाल करते हैं ना, बेस वैल्यू। बेस वैल्यू हमेशा 100 होती है ना। तो उसमें आपने क्या करना है, कोई एक बेस वैल्यू अज्यूम कर लेनी है किसी एक आइटम को। ठीक है, यहाँ पे देखें बेस वैल्यू क्या है, ये जो परसेंटेज गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये किसका है परसेंटेज? व्हाट डज इट डिपेंड अपॉन? व्हाट इज इट बेस्ड ऑन? इट्स बेस्ड ऑन कॉस्ट, कि जो भी कॉस्ट होगी उसका 10% रेजिडुअल वैल्यू होगा, राइट। तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लेना है कि अगर कॉस्ट मेरी 100 होती है, और 100 क्यों होती है? क्योंकि हम परसेंटेजेस की टर्म्स में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम परसेंटेज की टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो एक परसेंटेज व्हाट इन टर्म्स ऑफ 100, राइट। तो हमने ये कहा कि हमने बेस वैल्यू बना दिया कॉस्ट को। अगर हम ये कहें, हम जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम ये कहें कि कॉस्ट मेरी 100 रुपीज होती है तो रेजिडुअल वैल्यू कितनी निकलती है? ₹10। कैसे? 10% ऑफ 100, राइट। इतनी बात क्लियर है? इसको यूज करते हुए अब आपने कहना है कि अगर मेरे पास ये सिंपल सिनेरियो हो तो मेरा रेट क्या निकलेगा? 1 माइनस √8, एन की जगह 8 आ गया, रेजिडुअल वैल्यू की जगह 10 आ गया, कॉस्ट की जगह 100 आ गया। आपने इस जनरल इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए रेट निकालना है, ठीक है, और वो आपका रेट निकलेगा 25.01। अब आप ये काम अगर किसी एक मशीनरी को लेके भी निकाल कर सकते हैं तो दैट इज फाइन एज वेल, लेकिन टेक्निकली और लाइक अब प्रोफेशनल एग्जाम्स में आ गए हैं तो प्रोफेशनली एंड टेक्निकली दिस अप्रोच इज मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, क्लियर हो गई बात? क्योंकि अभी आपको परसेंटेजेस के बारे में थोड़ा आना चाहिए, हाउ टू हैंडल परसेंटेजेस। अब इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी आइटम ऑफ प्लांट एंड मशीनरी होगा तो इट वुड बी डेप्रिसिएटेड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हाँ जी जवाब, आई नो दैट, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आप किसी एक मशीनरी को यूज करते हुए रुपीज में उसकी टर्म इस्तेमाल करें और उससे कोई रेट निकालें तो आंसर भी आपका उससे भी सेम आएगा, लेकिन टेक्निकली फॉलोइंग दिस मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट, इट्स मोर प्रोफेशनल, राइट। इससे आपको पता लगेगा, आपके एग्जामिनर को पता लगेगा, हाँ तब भी सेम ही परसेंटेज आएगी, तब भी सेम ही आएगी, वो गलत नहीं होगा, और उसके मार्क्स भी आपको बिल्कुल ठीक मिलेंगे। ठीक है, उसके मार्क्स भी आपको बिल्कुल ठीक मिलेंगे, वही मार्क्स मिलेंगे।
लेकिन क्योंकि हमने आगे परसेंटेजेस से थोड़ा काम करना है, हमें थोड़ा परसेंटेजेस के बारे में समझना है इन्वेंट्री के अंदर, सो इट्स बेटर इफ यू प्रैक्टिस इट दिस वे, ठीक है। वरना दूसरा वाला अप्रोच भी आपका गलत नहीं है। अगर आप इस तरह से करते हो कि चलो मशीनरी वाई को पिक करते हैं, ठीक है, मशीनरी वाई को पिक करते हैं, आपने कहा मशीनरी वाई की कॉस्ट कितनी थी 74505500, आपने लिखा 7 कितना था 7450 कॉस्ट हो गई, 745050 रेजिडुअल वैल्यू हो गया, अंडर रूट करें उसको 8, 1 माइनस आंसर, जरा चेक कर लें आंसर यही आ रहा है, यही आना चाहिए 75.01, इससे भी आ रहा है, ठीक है। अगेन आपको जो भी मेथड सही लग रहा है अभी सो फार उसी को अप्लाई करें, ठीक है, गलत कुछ भी नहीं होगा, लेकिन परसेंटेजेस का कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर करने के लिए इट्स बेटर इफ यू यूज इट दैट वे। जी, अगर आप इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे ना परसेंटेजेस के साथ किस तरह से काम करना है, तो फिर आगे जाके आपको परसेंटेजेस के साथ काम करना इट वुड बी आपका दाएं हाथ का खेल। अच्छा, टाइप्स अलग अलग होती हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली फिर आप व्हीकल्स को ना एक ही अकाउंट में डालते हो। प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आप ये कहते हो कि अगर आपकी विड्थ है वो भी 10% पे डेप्रिशिएट होगी, और आपकी अगर सिविक है या कोरोला है वो भी 10% पे डेप्रिशिएट होगी, क्योंकि वो है तो गाड़ी ना, एक किस्म का नेचर ऑफ द एसेट तो सेम है ना। अब मशीनरीज में भी देखें क्या होगा, मशीनरीज में भी मेरे पास सारी एक जैसी मशीनरीज थोड़ी होंगी, है ना। मेरे पास कोई मशीनरी बड़ी होगी, कोई मशीनरी पतली होगी, कोई मशीनरी का मॉडल कुछ और होगा, एक मशीनरी का कोई और सप्लायर है, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर कोई और है, दूसरी मशीनरी मेरी सैमसंग की है। मशीनरी से क्या मुराद है, मशीनरी से मुराद कोई भी ऐसी चीज जिसमें वो आपका नहीं मोहसिन, ये रूल होता है कि क्लास ऑफ एसेट का रेट एक ही होना चाहिए। बहुत ही रेयर केसेस में आपका सेम क्लास ऑफ एसेट में रेट डिफरेंट होगा, बहुत ही रेयर सिनेरियोज हैं, अलाउड है, परमिसिबल है, लेकिन ये देखो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारी एस्टिमेट है ना, ये हमारा क्या है, हम लगभग का काम कर रहे हैं। आपने खुद ही मुझे ये टर्म बताया था लगभग, राइट। तो लगभग में फिर आप क्या करते हो, आप कहते हैं कि जब वैसी एक्यूरेसी इतनी नहीं है तो ठीक है, फिर मतलब हमारा अंदाजा तो यही है ना, एक गाड़ी है वो भी 10% डेप्रिशिएट होगी, दूसरी गाड़ी भी 10% डेप्रिशिएट होगी, भले दोनों का मेक और मैन्युफैक्चरर अलग अलग हो, मॉडल अलग अलग हो, ये दोनों का नेचर ऐसा है कि सारी गाड़ियां, भले वो सुजुकी है भले वो रक्षा है, राइट, वो सारी की सारी आपकी 10% रेट पे डेप्रिशिएट होंगी। तो जस्ट टू मेक योर सेल्फ वेरी मतलब थोड़ा अपना जिंदगी आसान करने के लिए, वरना अगर आप एक्यूरेसी में चले जाओ फिर तो आप मैं तो फिर आपको कहूंगी कि डेप्रिसिएशन में कभी एक्यूरेसी तो आ ही नहीं सकती। अगर आप मुझे कहते हो कि रिक्शे में 20% डेप्रिसिएशन होगी और सिविक में सिर्फ 10% डेप्रिसिएशन होगी, मैं आपको बोलूंगी प्रूव करें, राइट, कैसे हो रही है ये, है ना, अगर एक्यूरेसी में हम चले गए तो आपने इसको एटलीस्ट अपने बुक्स के हिसाब से, अपने एग्जाम्स के हिसाब से जो क्वेश्चन में गिवन होगा आपने वही स्ट्रेट अवे अप्लाई करना है। प्रैक्टिकली फिर ऑब्वियसली वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर कर सकता है। मैंने आपको ये कहा कि दिस इज नॉट इंटायरली इम्पॉसिबल कि आपने प्लांट एंड मशीनरी में एक से ज्यादा रेट नहीं लगाना, मतलब हो सकता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन वो फिर आप प्रैक्टिकली उस सिचुएशन में देख लोगे कि क्या सिचुएशन है, ठीक है, क्यों इस तरह से हो रहा है। क्लियर होगी बात, तो ठीक है। तो अब आपको क्या हो गया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से अब आपको रेट भी पता लग गया। अब इसलिए बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, E11 का प्रॉब्लम्स आएंगे इंशाल्लाह, उसको फिर हम कर लेंगे डिस्कस, दिस इज योर होमवर्क, सही है, और ये करना है। जवाब मोहसिन उस्मान नहीं कर रहे थे आप लोग होमवर्क, लेकिन अभी करना है। E11 जब तक आप लोग खुद नहीं अटेम्प्ट करेंगे मैं डिस्कस नहीं करूंगी, और मुझे भेजे मत, ये कल इंशाल्लाह मैं क्लास में डिस्कस करूंगी। अच्छा नहीं, कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी, ठीक है, आई जस्ट रिमेम्बर्ड, कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी, फ्राइडे को इंशाल्लाह आपकी क्लास होगी, फ्राइडे सैटरडे और फिर मैं शायद संडे को भी क्लास रख लूं, ठीक है, सही है। आई वोंट बी एबल टू टेक क्लास टुमारो। चले जी, तो हम लोग का डेप्रिसिएशन का टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट। सिर्फ एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं कि मतलब ये फाइनल अकाउंट्स में आपकी हेल्प करेगा कि आप
किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। जिस तरह आपने टी अकाउंट्स तो बना लिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बना लिया, अक्यूमुलेट कॉस्ट अकाउंट भी बना लिया और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट भी बना लिया। तो अगेन मैं आपको यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको प्रोविजन फॉर क्या नाम है डाउटफुल डेट्स का मैंने आपको एक्सट्रैक्ट बना के बता दिए थे, इसी तरह से अब मैं आपको इसके भी एक्सट्रैक्ट बना के बता देती हूँ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारा सबसे पहला आइटम आता है नॉन करंट एसेट्स। ये शायद मैंने कल आपको बताया भी था, ठीक है, ये शायद हमने कल डिस्कस भी किया था जब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर अब आपके पास मुख्तलिफ टाइप्स के आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब जिस तरह आपके पास यहाँ पे आएगा प्लांट एंड मशीनरी, राइट। अगर तो टू अकाउंट मेथड है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट का अकाउंट अलग मेंटेन हो रहा होगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग मेंटेन हो रहा होगा। जो लोग FAR1 भी साथ में कर रहे हैं उनको मैं ये बताती चलूं कि इंट्रो में हम प्रेजेंटेशन अलग तरीके से पढ़ते हैं और FAR1 में क्योंकि अब हम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलेंगे FAR1 में तो उसमें प्रेजेंटेशन इससे अलग होगी, ठीक है। तो जवाब आपने कंफ्यूज नहीं होना, इंट्रो के पेपर में आपने प्रेजेंटेशन नॉन करंट एसेट्स की इसी तरह से देनी है। FAR1 के पेपर में आपने अकॉर्डिंग टू I-16 जो हमने पढ़ा है वैसे करनी है, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो भी है ये आपने यहां से लेस कर देनी है और फाइनल नेटबुक वैल्यू इस तरह से लिख लेनी है। यहां पे कौन सी वैल्यू आएगी, जिस डेट पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं उस डेट पे कॉस्ट अकाउंट का कैरेट डाउन, ये वाली फिगर क्या होगी, जिस डेट पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं उस डेट पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का कैरेट डाउन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये बात मैंने आप लोगों को बता दी थी कि आप लोग कैरेट डाउन को पिक करके फिर नेटबुक वैल्यू निकालते हो ना। आपको बेसिकली बताना क्या है कि डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्लोजिंग डेट पे एसेट की नेट बुक वैल्यू क्या है, ठीक है। क्लियर होगी बात। जवाद मोहसिन उस्मान, चले तो इसी तरह से जिस तरह आपने प्लांट एंड मशीनरी लिखा, अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई और नॉन करंट एसेट भी है, आपके पास फिक्सचर्स भी है, तो आपने क्या किया होगा, फिक्सचर्स का अलग अकाउंट, दो अलग अकाउंट्स बन रहे होंगे, कॉस्ट अकाउंट अलग बन रहा होगा, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग बन रहा होगा। तो फिक्सचर्स की कॉस्ट अकाउंट का कैरी डाउन इधर आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फिक्सचर्स का कैरी डाउन इधर आएगा, ठीक है। तो हर एसेट का, हर क्लास ऑफ एसेट का आपने अलग कॉस्ट, अलग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो ये फिगर आ जाएगी फिक्सचर्स के कॉस्ट अकाउंट का कैरी डाउन और ये आ जाएगी आपकी फिक्सचर्स के अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कैरी डाउन, ठीक है जी। इसी तरह से यू गो ऑन और आप हर जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होता है क्लास ऑफ एसेट उसका आप अलग अलग इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे और फाइनल अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपकी उधर वैसे ही रीइंफोर्स हो जानी है इंशाल्लाह, सही है। तो डेप्रिसिएशन का हमारा जितना भी वर्थ डिस्कसिंग था वो हमने कर लिया है। अब आपके पास जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं ICAP क्वेश्चन बैंक के, पैक के क्वेश्चन बैंक के, तो वो आप अब आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको मैंने एक होमवर्क दिया है E11 का जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कल और फ्राइडे को, और फ्राइडे तक आप लोगों ने E11 कर लेना है, राइट, क्योंकि जब तक सारे नहीं करेंगे उसको अटेम्प्ट तब तक मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगी, मैंने क्लास में नहीं कराना। आई वॉन्ट यू गाइज टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन बिकॉज वी हैव डन ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट, जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं वो सारे मैंने आपको करा दिए, ठीक है। तो दिस इज इट, डेप्रिसिएशन का चैप्टर हमारा हो गया खत्म। अब हमें शुरू करना है अपना एक नया चैप्टर एंड दैट इज इन्वेंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इन्वेंट्री के बारे में जरा देख लेते हैं और उसके लिए हमें रेफर करना होगा अपने स्टडी टेक्स्ट को। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपके सामने स्टडी टेक्स्ट खोलती हूँ। आप लोग पेज नंबर वगैरह भी नोट कर लीजिएगा कि कहाँ से उसकी आपने डेफिनेशन पढ़नी है। ओ हाँ, डिस्पोजल भी तो है, आई फॉरगॉट अबाउट डिस्पोजल। चलें ठीक है, डिस्पोजल करना है आज।
मैं वही परेशान हो रही थी कि कैसे इतनी जल्दी एंड हो गया। चलें, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग। सही है, डिस्पोजल हमारा रहता है। चले जी, डिस्पोजल हमारा रहता है, डिस्पोजल पर आ जाते हैं। तो आज हम लोग का इन्वेंट्री जो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अब हम आते हैं डिस्पोजल्स पे, ठीक है। अब डिस्पोजल जो है वो आपका एक ऐसा चैप्टर, मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि अब से पहले सिलेबस में नहीं था, ठीक है। ये था आपके सिर्फ और सिर्फ FAR 1 में ये आपका डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड था सिलेबस में। लेकिन मसला ये था कि ICAP जो है वो थोड़ा थोड़ा सा डिस्पोजल भी टेस्ट कर रहा था आपके एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो हम अगर पास्ट पेपर देखेंगे इंट्रो के, तो हमें कोई फुल फ्लेजेड क्वेश्चन डिस्पोजल्स का नजर आएगा नहीं। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं वो मैं वैसे भी इंट्रो में डिस्कस कर लेती थी, लेकिन उसके अंदर हम इतना टाइम नहीं लगाते थे। मैं सिर्फ आपको डबल एंट्रीज लिखवा देती थी और मैं कह देती थी बस ठीक है, इसको इस तरह से देख लें, लॉजिकली इसको देख लें, गेन या लॉस आपको निकालना पड़ जाएगा। बट नाउ वी विल हैव टू डिस्कस दिस इन अ डिटेल, ताकि हमें पता लग जाए ठीक से कि जो डबल एंट्रीज एंड डिस्पोजल्स की बिल्कुल इस अटेम्प्ट में इंक्लूडेड है, सिलेबस में अब ये शामिल हो चुका है, ठीक है। तो डिस्पोजल्स के बारे में हम देखते हैं। हमने अभी सो फार क्या किया था, हमने सो फार ये देख लिया कि अगर आपके पास ओपनिंग से एसेट्स आ रहे हो, फिर आपने ड्यूरिंग द ईयर एडिशंस किए हो, तो हमने काम कैसे करना है, हमने कैसे काउंटिंग करनी है, कैसे डबल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। तो अब जब हम डिस्पोजल्स की बात करते हैं, डिस्पोजल से मुराद ये है बेच देना, राइट। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने किसी एसेट को, नॉन करंट एसेट को बेच दिया है, तो उसमें आपने इसको क्या करना है, डिस्पोजल्स के अंदर हम कहते हैं एसेट को डी रिकॉग्नाइज करना, है ना। डी रिकॉग्नाइज करने से क्या मुराद है, जिस तरह हम बैड डेट होता है, जब हमारा कोई डेटर हो और वो बैड हो जाए तो हम उसको क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं ना, उसको हम अपनी बुक से निकाल देते हैं कि अभी हमारा इससे कोई लेना देना है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बैड हो गया, ये हमें दे ही नहीं सकता, तो चलो जी इसको राइट ऑफ कर दो, इसको अपनी बुक से निकाल दो। तो जब आप अपने एक एसेट को भी बेचते हो तो क्या हो रहा है, आपका अब उससे लेना देना खत्म, है ना। अब वो नॉन करंट एसेट आपके लिए है ही नहीं यूजफुल, आप अब उससे कोई बेनिफिट गेन ही नहीं करोगे, तो आपको उसको भी क्या करना है, अपनी बुक से निकाल देना है। यानी कि डिस्पोजल के टाइम पर हमें कोई डबल एंट्रीज पास करनी है, और ऐसे डबल एंट्रीज पास करनी है कि हम लोग उस एसेट को अपनी बुक से क्या कर दे, निकाल दें, नॉन करंट एसेट को अपनी बुक से डी रिकॉग्नाइज कर दें। आर यू फॉलोइंग दिस। जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो हम कहते हैं एसेट अकाउंट डेबिट, है ना। हम रियलाइज करते हैं, हम रिकॉग्नाइज करते हैं, हम कहते हैं कि एसेट हमारे पास आ गया। जब वो एसेट आपके पास से जाएगा तो आपको अपना एसेट अकाउंट कम भी तो करना है, क्रेडिट भी तो करना है। ये हम डबल एंट्री बुक कीपिंग में करते आए हैं ना। जैसे ही हम कहते थे कि सोल्ड फर्नीचर टू सुजुकी मोटर्स ऑन क्रेडिट, हम क्या कहते थे, फर्नीचर को क्रेडिट कर दो। क्यों क्रेडिट कर दो, क्योंकि एसेट कम हो रहा है, एसेट कम होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब हम उसको फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं। क्लियर है बात, जवाब मोहसिन उस्मान। अब इसके अंदर भी अकाउंटिंग के अंदर मैंने आपको ये बात बताई, अकाउंटिंग आपकी दो मेथड से होती है, टू अकाउंट मेथड और सिंगल अकाउंट मेथड, राइट। तो इधर भी अब हम जब डी रिकॉग्निशन की बात करेंगे तो हमें दोबारा से एसेट कैरीड एट कॉस्ट और एसेट कैरीड एट नेट बुक वैल्यू की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। ये याद है ना, एसेट इज कैरीड एट कॉस्ट में क्या होता था, कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग अलग होता था। एसेट इज कैरीड एट नेट बुक वैल्यू में क्या होता था, आप कॉस्ट और डेप्रिसिएशन आप एक ही अकाउंट में लेके जाते थे, एसेट के नेट बुक वैल्यू, और ये वाला मेथड इतना फॉलो नहीं होता, ठीक है। आप नॉर्मली क्वेश्चंस में देखोगे तो आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनाने को कहा जाएगा, लेकिन सीखना तो हमें दोनों है। चलेंगे, थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। मैं पूरा आपको एक स्ट्रीम ऑफ एंट्रीज लिखवा देती हूँ और उसमें हम देख लेते हैं कि हम डबल एंट्रीज दोनों सिनेरियोज में क्या पास करते थे, ठीक है। परचेज द नॉन करंट एसेट ऑन
1 जनवरी 2010 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर ₹1 लाख, ठीक है। ये वाला सिनेरियो हमने उसमें सिंगल अकाउंट मेथड से भी करना है, तो पहले हम 2 अकाउंट मेथड से सारी एंट्रीज अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। परचेज द नॉन करेंट एसेट ऑन 1 जनवरी 2010 फॉर ₹1 लाख, ठीक है। डबल एंट्री क्या पास की, 1 जनवरी 2010, अज्यूमिंग कि कैपिटलाइजेशन हमें करनी है। आपने क्या किया, एसेट का कॉस्ट अकाउंट कर दिया डेबिट 1 लाख से, और क्या कर दिया क्रेडिट, कैश बैंक या पेबल, राइट। फिर क्या हुआ, अब वो पूरा साल इस्तेमाल हुआ। सेकेंड ट्रांजैक्शन, डेप्रीसिएशन फॉर नॉन करंट एसेट एट द रेट ऑफ 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो इसको किस तरह से हमने रिकॉर्ड किया, हमने कहा अब हमें डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करनी है फर्स्ट ईयर की। हम आएंगे 31 दिसंबर 2010 पे, ठीक है, और हमने डबल एंट्री क्या पास कर देनी है, हमने कहना है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट 2 अकाउंट मेथड है, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से, 10,000 से, 10% ऑफ 1 लाख। और 1 जनवरी को आपने एसेट खरीदा था, यानी कि कोई हमें प्रोपोर्शनेट करना ही नहीं है ना। क्लियर होगी बात। अब अगर मैं आपको ये कहूं, इधर तक तो हम कर चुके थे, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि चले एक और साल गुजर गया, एक और साल गुजार देते हैं, ठीक है, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर 31 दिसंबर 2011, इसकी भी अब आपको रिकॉर्डिंग करनी है। क्या डबल एंट्री पास करेंगे, 31 दिसंबर 2011 पे भी हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड है, इस साल भी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितने का आएगा, 10,000 का आएगा, सेम ही आएगा, है ना। तो आपने कहा ये डबल एंट्री हमने पास कर दी, चले ठीक है। अब एक काम ये करते हैं, मैं साथ साथ आपके सामने यहाँ पे ना, इस कॉलम को हम बाद में फिल कर लेंगे, तो हम क्या करते हैं, साथ साथ ही 3 अकाउंट्स बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये भी सिर्फ देख लीजिए, नोट करना जरूरी नहीं है, ठीक है। आपने कहा जो भी एसेट है उसका कॉस्ट अकाउंट, पहला साल आया, पहला साल आपने डबल एंट्री कब पास की, 1 जनवरी 2010 को आपने दिखा दिया क्या, एडिशन, है ना। और मैंने आपको ये बताया हुआ है कि कैश बैंक या पेबल लिखने के अलावा बजाय आप एडिशन लिख दो, तो ये एक जनरल टर्म है, तो आपने उसमें लिख दिया कि जी 1 लाख की आपने एसेट खरीदा। फिर क्या हुआ, 31 दिसंबर आ गया, आपको ये अकाउंट करना है क्लोज, इसके अलावा कोई और आपने एडिशन नहीं किया था। 31 दिसंबर 2010 पे कैरेट डाउन आ गया 1 लाख का। फिर आप आए नीचे, आपने कहा मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट नहीं बना रही, सिर्फ आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हमने क्या किया, 31 दिसंबर 2010 पे डबल एंट्री पास की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 10,000, क्लोज करेंगे 31 दिसंबर 2010 पे, कैरेट डाउन भी आपका कितना आ जाएगा, 10,000। पहला साल खत्म। दूसरा साल आया 2011 का, 2011 में आपने कोई नया एसेट नहीं खरीदा, तो सबसे पहला काम क्या होगा, 1 जनवरी 2011 पे ये 1 लाख का कैरेट डाउन बन जाएगा ब्रॉड डाउन। फॉलो कर रहे हैं ना सारे बात। पूरा साल गुजर गया, कोई एडिशन नहीं हुआ, जब आप क्लोज करने पे आए तो आपने कहा 31 दिसंबर 2011 पे भी कैरेट डाउन कितना है, 1 लाख, ठीक है। ये काम हो गया, एसेट का अकाउंट दोबारा कॉस्ट अकाउंट क्लोज हो गया। फिर अब आए नीचे, हमने कहा 31 दिसंबर 2011 की डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग कर लें, तो ये एंट्री नंबर 3 जो हमने लिखी हुई है, हमने ये पोस्ट करनी है। सबसे पहले हमने देखा इस अकाउंट में भी आपके पास कैरेट डाउन आ रहा है पिछले साल, इसको आपने
अगले साल बना दिया ब्रॉट डाउन 10,000 का। फिर आपने एंट्री नंबर 3 रिकॉर्ड कर ली 31 दिसंबर 2011 पे। क्या हो रहा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10,000 से। जी फॉलो करें सारे, मोहसिन, उस्मान, जवाद, ठीक है। ये भी काम आपने कर लिया। अब क्या हुआ? 31 दिसंबर 2011 पे कैरेट डाउन आ गया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 20,000। चलें जी, इतना तो हमने कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि क्लोजिंग करने के बाद दिसंबर 2011 पे, यानी कि पूरा साल गुजारने के बाद, आई होप ये कोई कॉपी नहीं कर रहा अभी जी, कोई कॉपी तो नहीं कर रहे? मोहसिन, उस्मान, जवाद अभी कॉपी नहीं करना, ठीक है। यू डिड, डोंट कॉपी इट, मैं बीच में से रब करूंगी चीजें, ठीक है। अब मैं अगर आपको ये कहूं कि देखें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पूरे साल आपने एसेट इस्तेमाल किया और 31 दिसंबर 2011 को आखिरी दिन, दूसरे साल के आखिरी दिन आपने ₹95,000 का उसको बेच दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम कर चुके हैं क्लोजिंग, है ना। अब हमें क्या करना है? अब हमें वापस से जाना है अपने अकाउंट्स में। हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलते आ रहे थे, जिस तरह का हमने सीखा है। ये काम मैंने किया था जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन कि हम इस तरह से करते हैं ना। अब क्या हुआ? 31 दिसंबर 2011 पे मैं आपको ये कह रही हूं दैट द एसेट इज सोल्ड फॉर ₹95,000। क्या ये हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करता है? 31 दिसंबर 2011 का जो ईयर एंडेड है उसमें फॉल करती है डेट? बिल्कुल फॉल करती है। इसका मतलब ये हुआ हमें आखिरी दिन कोई एक्स्ट्रा काम अभी करना है। हमने यहां से कैरेट डाउन मिटा दिया, हमने यहां से भी कैरेट डाउन को मिटा दिया, ठीक है। और इस तरह से नहीं करना कि लिख के मिटाना, ये सब मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से कह रही थी। अब हुआ क्या? देखें हुआ क्या। पूरा साल आपने एसेट को इस्तेमाल किया, है ना। पूरा साल आपने एसेट को इस्तेमाल किया। इसको बेच कब रहे हैं? 31 दिसंबर 2011 पे। तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन तो आपने इसी तरह से कैलकुलेट करनी है जिस तरह हम करते हैं, क्योंकि हमने ये बात देखी कि अगर एसेट पूरे साल इस्तेमाल हो रहा है, आखिरी दिन अगर बिक भी रहा है, तो एटलीस्ट फुल ईयर पॉलिसी के हिसाब से क्या होगा, सॉरी प्रोपोर्शनेट पॉलिसी के हिसाब से क्या होगा, आपका एसेट पूरे साल इस्तेमाल हुआ, आखिरी दिन जाके उसको आप बेच रहे हो, तो आप क्या कहोगे? हमने तो 12 महीने का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ना। अब मैं इसमें फुल ईयर और प्रोपोर्शनल के दरमियान भी डिफरेंशिएट आपको करके बताऊंगी, लेकिन अब बिल्कुल जनरल सेंस में हम क्या कहेंगे? पूरा साल इस्तेमाल हुआ, डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगी, है ना। तो आपने एग्जैक्टली इस तरह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया। आपने ये कहा कि अगर हम ये एसेट ना बेचते तो हमारा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता कितना? 20,000। हमारा एसेट का कैरेट डाउन होता 1 लाख। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर सिंगल अकाउंट, सॉरी टू अकाउंट मेथड के हिसाब से, और ये हम बात कर रहे हैं अभी प्रोपोर्शनेट पॉलिसी को यूज करके, ठीक है। अब टू अकाउंट मेथड को फॉलो करते हुए प्रोपोर्शनेट पॉलिसी के अंडर अब आपको डिस्पोजल की डबल एंट्रीज पास करनी है। आपने कहना क्या है? जहां जहां हमारे पास एसेट से रिलेटेड अमाउंट्स आ रही होती हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सिर्फ आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट को रिवर्स नहीं करना, क्योंकि वो तो चार्ज हो गया, एक्सपेंस तो हो गया, एक दफा तो हो गया, है ना। तो पहले साल में 31 दिसंबर 2010 पे आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया था 10,000 का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट। एसओसीआई में फिगर जा रही थी 10,000, राइट।
मैं बना देती हूँ उसको ताकि कंफ्यूजन ना हो। 31 दिसंबर 2010 SOCI में चली गई 10,000 रुपीज और ये अकाउंट आपका हो गया क्लोज। फिर जो दूसरा साल आया, पूरा साल एसेट इस्तेमाल हुआ है तो दोबारा से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और इसको भी आप क्लोज कर चुके। आपने कहा 31 दिसंबर 2011 में एसओसीआई में फिगर जानी है 10,000। अब आप क्या कर रहे हो, ये एक्सपेंस आउट करने के बाद आप कह रहे हो कि जी अब हम एसेट को बेचना चाह रहे हैं ना। हमने एसेट को बल्कि बेच दिया 95,000 का। जो आपके पास पैसे आ रहे होते हैं इसको हम कहते हैं सेल प्रोसीड्स। अब हम देखते हैं कि 31 दिसंबर 2011 पे हमारे पास क्या क्या काम हो रहा है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो कैलकुलेट हो गया। अब सेल की वजह से, डिस्पोजल की वजह से क्या क्या काम हो रहे हैं। 95,000 रुपीज का अमाउंट हमारे पास आ रहा है ना। तो हम क्या कहेंगे, कैश या बैंक पैसे आपको रिसीव हो रहे हैं, या हो सकता है आपको उस टाइम पे पैसे रिसीव ना हो लेकिन आपने एसेट तो बेच दिया ना 95,000 का, तो आप कोई रिसीवेबल भी बुक कर सकते हो कि जिस सामने वाली पार्टी ने कमिट कर लिया, एग्री कर लिया कि वो 95,000 रुपीज हमें पे कर देगी, हमें अब तक उसने नहीं दिए, तो चलो जी रिसीवेबल बुक कर लो। इसका चांसेस बड़े रेयर हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने एसेट को बेच दिया। अगर तो आगे लिखा हुआ है एसेट इज सोल्ड फॉर ₹95,000 कैश या चेक इज रिसीव्ड, या आपको ये भी बात कही जा सकती है कि एसेट इज सोल्ड फॉर ₹95,000 बट द पार्टी हैज कमिटेड टू पे विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो वो क्या हो जाएगा, फिर हमारा रिसीवेबल हो जाएगा। तो कैश, बैंक या रिसीवेबल तो अब आपने कर देना है डेबिट 95,000 से। क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट अब आपने करना है, एक अकाउंट खोलना है जिसका नाम होगा डिस्पोजल अकाउंट। जी क्लियर है। मोहसिन, जवाद, उस्मान, 95,000 जो नॉन करंट एसेट को बेचने से सेल प्रोसीड आई है या आएगी फ्यूचर में, 95,000 डेबिट कैश, बैंक या रिसीवेबल, और 95,000 क्रेडिट। कौन सा, अब डिस्पोजल के वक्त आप एक नया अकाउंट खोल देंगे, डिस्पोजल अकाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो जो 95,000 रुपीज की ट्रांजैक्शन हुई है आपने वो रिकॉर्ड कर दी। अब आपको एक और डबल एंट्री पास करनी है। अगर आप अपनी बुक्स को इसी तरह रहने देते हैं, जिस तरह एसेट के कॉस्ट के अकाउंट को इसी तरह रहने देते हैं, और आप ये कहते हैं कि जिसको क्लोज करने के लिए अब जब हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो वो आ जाएगा कैरेट डाउन 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए फिर आप अपने 31 दिसंबर को एसओएफपी में दिखाएंगे, तो ये बात गलत नहीं हो जाएगी। अगर मैं इस तरह से कैरेट डाउन रहने देती हूँ अपने एसेट के कॉस्ट के अकाउंट में, तो ये क्या बात बता रहा है, 31 दिसंबर 2011 के आखिरी मिनट तक मेरे पास एक एसेट मौजूद था जिसकी वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख रुपीज। लेकिन ये बात तो गलत हो गई ना, मैंने तो आखिरी दिन क्या कर दिया, एसेट को बेच दिया। तो आखिरी दिन के आखिरी सेकंड में मैं क्या बोलूंगी, आई डोंट हैव एनी एसेट एनीमोर, है ना। तो मेरे पास तो कैरेट डाउन कितना आना चाहिए, मेरे पास तो कैरेट डाउन आना चाहिए 0, है ना। तो मुझे क्या करना है, मेरे पास डेबिट में 1 लाख रुपीज आ रहा है, मेरे पास से एसेट जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ मुझे एसेट के कॉस्ट के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। क्लियर हो रही है बात। तो अगर आप कोई चीज खरीदते हो, आप कोई एसेट खरीदते हो, तो आप एसेट के कॉस्ट के अकाउंट को करते हो डेबिट। जब आप बेचोगे तो आपने एसेट के कॉस्ट के अकाउंट को क्रेडिट करना है विद द एसेट की कॉस्ट। जो एसेट बेच रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी थी, उतने अमाउंट से आपने कॉस्ट के अकाउंट को क्रेडिट कर देना। डेबिट क्या करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट। हाँ जी, बात क्लियर है मोहसिन और उस्मान, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, क्लियर है हम सबको। क्रिस्टल क्लियर हो गया।
तो आपने क्या कहा, अब मैंने स्टेप्स में काम किया। मैंने सबसे पहला काम क्या किया कि एसेट के अकाउंट में जो 1 लाख रुपए आ रहे थे, अब मैंने उनको खत्म किया। डेट ऑफ डिस्पोजल क्या है, 31 दिसंबर 2011। उस पे मैंने डबल एंट्री पास की, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, और 1 लाख से कॉस्ट ऑफ द एसेट डिस्पोज से ये क्रेडिट। अब जब मैं अपना कैरेट डाउन निकालूंगी तो मेरा कैरेट डाउन आएगा 0, विच इज द वे इट शुड बी। ठीक है, हाँ 5 लाख, 5 लाख तो कोई नहीं है। नहीं रुक जाओ, अभी करना है मोहसिन, अभी करते हैं उसको, अभी रुक जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके। ठीक है, 5000 अभी हमारा काम कंप्लीट थोड़ी हुआ है, देखते हैं डिस्पोजल अकाउंट भी तो बनाते हैं अभी, तो साथ ही काम ही करते हैं, डिस्पोजल अकाउंट भी बना लेते हैं। ठीक है, हमने तीसरा अकाउंट अब बना दिया। डिस्पोजल अकाउंट के अंदर सबसे पहली एंट्री कौन सी हो रही है, 95,000 की। ठीक है, 95,000 से मेरा डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो 95,000 से मैंने क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपने डेट डाली यहाँ पे, डेट ऑफ डिस्पोजल 31 दिसंबर 2011। मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि पैसे हमें मिल गए, तो कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। फिर दूसरी एंट्री हमने क्या पास की, डिस्पोजल अकाउंट को हमने 1 लाख से डेबिट किया और एसेट का कॉस्ट का अकाउंट कर दिया क्रेडिट। यहां तक क्लियर है? देयर इज स्टिल वन मोर थिंग लेफ्ट। अब आप ये देखते हो, आप जब एसेट के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाते हो तो आप अगर यहां पे क्लोज करोगे विदाउट डूइंग एनीथिंग, तो यहां पे कैरेट डाउन आएगा। और कितने का आएगा कैरेट डाउन, 20,000। मुझे एक बात बताएं, जब एसेट के कॉस्ट के अकाउंट में कैरेट डाउन 0 है, तो उससे रिलेटेड जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था उसको भी तो 0 होना चाहिए, है ना। जो मशीनरी आपने बेच दी, जब उसका कॉस्ट आपने निकाल लिया अपनी बुक से, तो उससे रिलेटेड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी तो रिवर्सल होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है ना। आप अभी क्या करोगे, एसओएसपी में क्या 0 माइनस 20,000 लिखोगे, आपकी तो नेटबुक वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, वो तो गलत चीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जितना है इस मशीनरी से रिलेटेड, उसको भी क्या करना है, रिवर्स करना है। अब यहाँ पे देखें, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर आपको फिगर्स नजर आ रही हैं क्रेडिट साइड पे। अब आपने डेबिट साइड पे ऐसी एंट्री पास करनी है कि कैरेट डाउन इससे रिलेटेड हो जाए 0। तो क्या करेंगे, इधर आपने क्या किया था, एसेट के कॉस्ट के अकाउंट को अगर आपने क्रेडिट किया था, तो डिस्पोजल के वक्त एसेट के अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को आपको हमेशा डेबिट करना है। और कितने से डेबिट करना है, टोटल टू डेट जितना भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा। फॉलो कर रहे हैं इस बात को? तो मैं ये कहूंगी 31 दिसंबर 2011 पे मैंने एसेट का कॉस्ट अपनी बुक से निकाल दिया और मैंने टू डेट जितना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपने पास रखा हुआ था अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में, मैंने वो भी रिवर्स कर दिया। सिर्फ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कोई रिवर्सल नहीं होगी। यानी कि अब आपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो कर दिया डेबिट, और मैंने आपको कहा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्रेडिट नहीं करना, तो फिर किसको क्रेडिट करना है, डिस्पोजल अकाउंट को। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 20,000 का टोटल चार्ज हो चुका हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स, उसको वैसे का वैसे ही रहने देना है। ये बात मेरी फॉलो कर रहे हैं मोहसिन और उस्मान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने डिस्पोजल के टाइम पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट नहीं करना। ये डिस्पोजल हो रहा है, ये किसी एरर की करेक्शन नहीं हो रही। अगर एरर की करेक्शन हो रही होती तब हम वो काम कर सकते थे, लेकिन अब हम ये नहीं कह रहे कि पिछले 2 सालों में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही गलत चार्ज हुआ है,
वो बिल्कुल ठीक चार्ज हुआ है, उसको एज इट इज लेके जाना है आपको, उसको रिवर्स नहीं करना। तो अब आपने क्या कर दिया, अब आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में आए और आपने 20,000 डेबिट साइड पे लिख दिया और इसके आगे लिख दिया डिस्पोजल अकाउंट। अब जब आप कैरेट डाउन निकालेंगे तो कैरेट डाउन इसमें कितना आएगा, 0। यानी कि जो मशीनरी आपने बेच दी उस डेट पे आपका एसेट का कैरेट डाउन भी 0 आएगा उस मशीनरी से रिलेटेड, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी 0 आएगा। दूसरी इसकी एंट्री पड़ रही है डिस्पोजल अकाउंट के अंदर 20,000 की। अब हम देखते हैं कि डिस्पोजल, अब दैट्स इट, बस ये 3 एंट्रीज आपने पास करनी है। अब जब आप डिस्पोजल अकाउंट को देखते हैं, कॉस्ट अकाउंट भी आपका क्लोज हो गया है ना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज हो गया, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो आप वैसे ही पहले ही क्लोज कर चुके थे, इसमें तो अब आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी डेप्रिसिएशन के टाइम पे, ठीक है। अब आप आते हैं डिस्पोजल के अकाउंट में। जब हम डिस्पोजल के अकाउंट को क्लोज करने जाते हैं तो हमें नजर आता है डेबिट साइड पे 15,000 का, राइट। डेबिट साइड पे 15,000 का आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ना। डेबिट साइड पे क्या आ रहा है, 15,000 की बैलेंसिंग फिगर आ रही है। इसके आगे आपने क्या लिख देना है, SOCI। ये क्या हो गई, ट्रांसफर एंट्री हो गई है ना, ट्रांसफर एंट्री हो गई। अब ये देखते हैं कि अमाउंट है क्या। अब आप जरा मुझे बिल्कुल लॉजिकली ये बताएं कि 31 दिसंबर 2011 पे हमारे हिसाब से इस एसेट की वैल्यू कितनी थी। आप ये कहेंगे वेरी इजी, कॉस्ट इसकी थी 1 लाख और हमने इसको डेप्रिशिएट किया था 20,000 से टू डेट, तो उसकी टोटल नेट बुक वैल्यू थी 80,000। हम क्या कह रहे थे कि हमारे पास जो एसेट है उसकी वैल्यू कितनी है, वो 80,000 का है, कि हमारे हिसाब से अगर हम इसको आज बेचने के लिए चले जाते हैं तो हमें कितने पैसे मिलेंगे। हमारे हिसाब से अगर हमें 80,000 भी मिल गए तो हम बड़े खुश हो जाएंगे, राइट। लेकिन अब इसमें देखना है कि जब आप एक्चुअली बेचने गए इसको, इस डेट पे, कौन सी डेट पे, इसी डेट की बात कर रहे हैं ना, इस डेट पे जब आप बेचने गए तो आपको सेल प्रोसीड कितने की मिली, आपको तो पहले पैसे मिल गए कितने के, 95,000। तो ये आपका क्या हो गया, आप बड़े खुश हो गए, आपने कहा कि मुझे गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है। और वो क्यों हुआ है, कितने का हुआ है, ₹15,000 का मेरा गेन ऑन डिस्पोजल है। और वो क्यों है, क्योंकि मेरे हिसाब से एसेट की वैल्यू कम थी और मार्केट वैल्यू या सेल प्रोसीड क्या होगी, ऑब्वियसली मार्केट में जो वैल्यू चल रही है आपको वही मिली होगी ना, तो सेल प्रोसीड है वो ज्यादा थी, तो मैं बड़ा ही खुश हो गया। क्लियर हो गई बात। तो ये जो 15,000 आपका डेबिट साइड पर आएगा। अब जरा ट्रांसफर एंट्री मुझे बताएं मोहसिन उस्मान, ट्रांसफर एंट्री याद है क्या थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पोजल अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है 15,000 से, है ना। इसे समझने के लिए देखें, डिस्पोजल अकाउंट आपका 15,000 से हो रहा है डेबिट, और क्या क्रेडिट हो रहा है, SOCI क्रेडिट हो रहा है। हमने ये चीज देखी थी कि SOCI क्रेडिट होता है इनकम्स के केस में, यानी कि ये भी आपकी क्या है, आपकी ये इनकम है जिसको आप लेके जाओगे अदर इनकम के अंदर, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे, और इसको हम कहते हैं गेन ऑन डिस्पोजल। हाँ जी, बात क्लियर हुई। तो आप गेन ऑन डिस्पोजल वर्किंग करके निकालें या डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू निकालें, आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन आपने डिस्पोजल अकाउंट को, हाँ ये प्रॉफिट ही है, इसको हम कहते हैं गेन ऑन डिस्पोजल। प्रॉफिट नहीं है ये, अदर, ये इनकम है, इसको इनकम कहते हैं हम, ठीक है। नहीं बेचते वक्त काउंटिंग होती है ना,
बेचते हुए अकाउंटिंग होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, चलें, क्लियर होगी बात। उस्मान, इज इट क्लियर? बच्चे क्लियर हो गया? मोहसिन, आपको भी क्लियर हो गया? चले, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। अब ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा अमाउंट ही मिले, हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए डिस्पोजल पे, राइट? अगर तो डिस्पोजल पे लॉस होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कहूं नेटबुक वैल्यू कितनी थी, नेटबुक वैल्यू थी 80,000। अगर मैंने क्वेश्चन के अंदर ये लिखा होता कि जो सेल प्रोसीड हैं वो कितनी है, दे आर नॉट 95,000, दे आर 70,000 फॉर एग्जाम्पल, आपके हिसाब से कितनी वैल्यू है इस एसेट की? 80,000। लेकिन जब आप बेचने जाते हो तो आप को 80,000 भी नहीं मिलते, आपको तो सिर्फ 70,000 मिलते हैं। इसका मतलब ये आपके पास आ गया लॉस ऑन डिस्पोजल, और ये आपका एक्सपेंस है। ठीक है, लॉस ऑन डिस्पोजल कितने का आ गया? 10,000 का आ गया। अब अगर आपके पास सेल प्रोसीड ये होगी तो आपका सेम सिनेरियो में डिस्पोजल अकाउंट कुछ इस तरह से बनेगा। जो एसेट आपका ट्रांसफर हो रहा है, कॉस्ट ट्रांसफर हो रहा है, वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये वाली आपके पास चीज सेम रहेगी, एसेट का कॉस्ट अकाउंट से जो डबल एंट्री पास हो रही है, और एसेट के अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से 20,000 पास हो रहा है। लेकिन कैश डेबिट कितना हो रहा है? 70,000। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 70,000 से सेल प्रोसीड। जब हम सिर्फ 95 और 70,000 को रिप्लेस कर देंगे एक दूसरे से, तो हमें नजर आएगा कि बैलेंसिंग फिगर आ रही है 10,000 की इस साइड पे, और इसको हमने लिख देना है एसओसीआई। और आपका एक्सपेंस के अकाउंट में हमेशा एसओसीआई आता है क्रेडिट साइड पे। क्लियर होगी बात? इसको आप चाहें तो आगे मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारा लॉस ऑन डिस्पोजल है। हाँ जी, क्लियर हुई बात? ठीक है, हुसैन, उस्मान, क्लियर है? हाँ जी, उस्मान, क्लियर है बात बच्चे? कोई कंफ्यूजन है तो आप बता दें, डिस्कस कर लेंगे। चले, तो आज हम सिर्फ इधर तक रखते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर फ्राइडे को आपकी क्लास होगी। फ्राइडे को हम फिर डिस्पोजल का एक दो और क्वेश्चंस करके, इसी तरह से गेन या लॉस निकाल के फिर हम इंशाल्लाह मूव करेंगे इन्वेंट्री के ऊपर। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर मैंने आपको होमवर्क दिया है E11, तो वो आप लोगों ने बिल्कुल ठीक तरीके से अटेम्प्ट करना है सही से। फ्राइडे को इंशाल्लाह हम डिस्पोजल के क्वेश्चंस करेंगे, और आई थिंक फ्राइडे को हम फिर इन्वेंट्री पे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फ्राइडे को मिलते हैं एट 8 o'clock। ठीक है, जिन्होंने बीआरएस का और अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का टेस्ट अटेम्प्ट करके मुझे नहीं सेंड किया, काइंडली मुझे आप भेज दें ताकि मैं चेक करके इंशाल्लाह सैटरडे को या फ्राइडे को ही फिर आप लोगों से वो डिस्कस कर लूं। ठीक है, चलें जी, हैव अ वेरी नाइस डे, अल्लाह हाफिज।